इमेजिन कीजिए एक ऐसे दुश्मन को जो कभी बॉर्डर पार नहीं करता, लेकिन आपके देश की नींव हिला देता है। यह कहानी किसी स्ट्रीट ठग या ऑर्डिनरी क्रिमिनल की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के एक हाईली ट्रेंड ऑफिसर की है, जिसे दुनिया मेजर इकबाल के नाम से जानती है। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने खून खराबे से लेकर इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन तक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। 2001 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक से लेकर मुंबई के 26/11 अटैक्स तक हर साजिश के पीछे इसी शैडो ऑफिसर का दिमाग था। उसने सिर्फ टेरर अटैक्स ही नहीं करवाए, बल्कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स और ड्रोन्स के जरिए इलीगल वेपन सप्लाई करके इंडियन इकोनॉमी और सिक्योरिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने का एक सिनिस्टर प्लान बनाया। इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे एस्पियोनाज, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की उस डार्क दुनिया में जहां हर कदम पर धोखा और सस्पेंस है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई किसी भी फिक्शन से ज्यादा भयानक होती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच प्रॉक्सी वॉर का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है, लेकिन 21वीं सेंचुरी की शुरुआत में इस वॉर ने एक नया और बेहद खतरनाक रूप ले लिया था। 13 दिसंबर 2001 का दिन इंडियन हिस्ट्री में एक काले दिन की तरह याद किया जाता है। इस दिन इंडियन पार्लियामेंट पर एक ब्रूटल अटैक हुआ, जिसने पूरे रीजन को एक फुल स्केल वॉर के ब्रिंक पर ला खड़ा किया था। इस अटैक को एग्जीक्यूट करने वाले टेररिस्ट जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने क्लियर कर दिया था कि इस ऑपरेशन के पीछे डायरेक्ट गाइडेंस और प्लानिंग पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई की थी। एक्सपर्ट्स और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि पार्लियामेंट अटैक कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। यह एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी, जिसका मेन पर्पस इंडिया को प्रोवोक करना था, ताकि इंडिया रिटेलिएट करे और मिलिट्री स्टैंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट हो। इस टेंस सिचुएशन का सबसे बड़ा फायदा अल कायदा को मिला। जब इंडियन और पाकिस्तानी आर्मीज बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी थी, तब उस केओस का फायदा उठाकर अल कायदा के टॉप लीडर्स को अफगानिस्तान से निकालकर पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में सेफ पैसेज दिया गया। यह एक क्लासिक इंटेलिजेंस डाइवर्जन टैक्टिक थी। भारत के पूर्व ऑफिशियल्स ने भी अपनी मेमोइर्स में जैश-ए-मोहम्मद और आईएसआई के इस डेडली नेक्सस को कन्विंसिंगली डॉक्यूमेंट किया है, और यहां तक कि आईएसआई के एक फॉर्मर हेड ने भी बाद में एडमिट किया कि जैश-ए-मोहम्मद इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यहीं से टेररिज्म का एक नया फेज शुरू होता है। आईएसआई ने रियलाइज किया कि इंडिया को ओपनली चैलेंज करना सुइसाइडल हो सकता है, इसलिए उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर और प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का रास्ता चुना। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का मतलब है कि ऑपरेशंस ऐसे प्लान किए जाएं कि अगर एजेंट पकड़ा भी जाए तो स्टेट स्पॉन्सरशिप का कोई डायरेक्ट लिंक प्रूव ना हो सके। इसी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आईएसआई के अंदर एक बेहद सीक्रेटिव और स्पेशलाइज्ड सेल काम कर रहा था। इस कवर्ट यूनिट के ऑफिसर्स की रियल आइडेंटिटी हमेशा छुपी रहती थी, और वो शैडोज में रहकर ऑपरेट करते थे। इन्हीं इनविजिबल ऑफिसर्स में से एक नाम उभर कर सामने आया, जिसे आगे चलकर मेजर इकबाल के नाम से जाना गया। मेजर इकबाल कोई साधारण मिलिट्री मैन नहीं था। वह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, टेरर फंडिंग और डीप कवर एस्पियोनाज का एब्सोल्यूट एक्सपर्ट था। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ बॉर्डर्स पर गोलियां चलाना नहीं था, बल्कि इंडिया को अंदर से ब्लीड करना था। कहावत है ना कि आस्तीन का सांप सबसे खतरनाक होता है। मेजर इकबाल ने इसी कहावत को अपनी स्ट्रेटजी बना लिया था। उसे एक ऐसे नेटवर्क की तलाश थी जो इंडिया के मेजर सिटीज में इन्फिल्ट्रेट कर सके बिना किसी सस्पिशन के। पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था, और इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर थीं। ऐसे माहौल में किसी भी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी एजेंट का इंडिया में घुसना इम्पॉसिबल था। मेजर इकबाल को एक ऐसे परफेक्ट वेपन की तलाश थी जो वेस्टर्न आइडेंटिटी कैरी करता हो, जिसकी लैंग्वेज और मैनर्स वेस्टर्न हो, ताकि वह इंडियन अथॉरिटीज की आंखों में धूल झोंक सके। यह एक ऐसा टाइम था जब स्टेट पॉलिसी पूरी तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स को एज अ स्ट्रेटेजिक टूल यूज कर रही थी। मेजर इकबाल ने लश्कर के टॉप कमांडर्स जैसे साजिद मीर और हाफिज सईद के साथ मिलकर एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट तैयार किया। उनका प्लान सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि इंडियन पब्लिक के कॉन्फिडेंस को तोड़ना और सिक्योरिटी apparatus को मॉक करना था। इस प्लान को रियलिटी में बदलने के लिए जिस एजेंट की जरूरत थी, उसकी प्रोफाइल बहुत यूनिक होनी चाहिए थी। एक ऐसा इंसान जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो, जिसे मैनिपुलेट किया जा सके, लेकिन साथ ही वह इंटेलिजेंट भी हो।
इस शैडो वॉर के पहले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे 2001 के अटैक ने एक फाउंडेशन सेट की। अब आईएसआई को अपना नेक्स्ट बिग स्ट्राइक प्लान करना था, जो पार्लियामेंट अटैक से भी ज्यादा डेवास्टेटिंग हो। मेजर इकबाल ने बैकग्राउंड में रहकर रिसोर्सेज गैदर करना शुरू कर दिया था। वह जानता था कि एक सक्सेसफुल कोवर्ट ऑपरेशन के लिए पेशेंस और परफेक्ट एसेट की जरूरत होती है, और जल्द ही उसकी यह तलाश एक ऐसे इंसान पर खत्म होने वाली थी जिसने टेररिज्म की दुनिया में धोखा देने की सारी हदें पार कर दी। टेररिज्म और इंटेलिजेंस की इस डार्क दुनिया में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसका बैकग्राउंड ही धोखे और क्राइम से भरा हुआ था। दाऊद सैयद गिलानी एक पाकिस्तानी अमेरिकन था जिसका जन्म वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। 1990 के दशक के आखिर में वह ड्रग्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था और पकड़े जाने के बाद उसने यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए के लिए इन्फॉर्मेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक तरफ वह अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट के लिए काम करने का नाटक कर रहा था और दूसरी तरफ वह तेजी से रेडिकलाइज हो रहा था। उसने पाकिस्तान में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड किए। अपनी असली पहचान छुपाने और इंडिया में बिना किसी सस्पेशन के ट्रैवल करने के लिए उसने 2006 में लीगली अपना नाम चेंज करके डेविड कोलमैन हेडली रख लिया। डेविड कोलमैन हेडली नाम बिल्कुल एक व्हाइट अमेरिकन बिजनेसमैन जैसा साउंड करता था। यह नाम चेंज करना आईएसआई की स्ट्रेटजी का एक क्रूशियल हिस्सा था। जनवरी 2006 में हेडली की मुलाकात अब्दुल रहमान हाशिम सैयद से हुई, जिसे पाशा भी कहा जाता था। पाशा एक रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी मेजर था जो लश्कर से जुड़ा हुआ था। पाशा ने ही हेडली को उस मास्टरमाइंड से मिलवाया जो आईएसआई में लश्कर की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता था। एक बहुत ही सिक्योर सेफ हाउस में हेडली की मुलाकात मेजर इकबाल और उसके सुपीरियर एक पाकिस्तानी कर्नल से करवाई गई। यह मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट थी। मेजर इकबाल ने तुरंत हेडली का पोटेंशियल पहचान लिया। उसने देखा कि हेडली के पास अमेरिकन पासपोर्ट है, उसकी बातचीत का तरीका वेस्टर्न है और वह इंडिया में इजीली ब्लेंड इन कर सकता है। इस पॉइंट से मेजर इकबाल और लश्कर का कमांडर साजिद मीर हेडली के मेन हैंडलर्स बन गए। यहां आईएसआई का एस्पियोनेज क्राफ्ट साफ दिखता है। मेजर इकबाल और साजिद मीर हेडली से हमेशा अलग अलग मिलते थे। इसका रीजन यह था कि आईएसआई अपनी प्लॉजिबल डिनायबिलिटी मेंटेन रखना चाहती थी। अगर हेडली कभी पकड़ा जाए और लश्कर का प्लान एक्सपोज हो जाए तो आईएसआई का डायरेक्ट कनेक्शन छुपा रहे। मेजर इकबाल ने हेडली को स्पेसिफिकली एस्पियोनेज टेक्निक्स में ट्रेन किया। उसने हेडली को सिखाया कि कैसे बिल्डिंग्स का सर्विलांस करना है, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कैसे मैप करने हैं और डिटेल्ड केसिंग रिपोर्ट्स कैसे बनानी है। यह ट्रेनिंग किसी एएम टेररिस्ट की ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि यह एक हाई लेवल स्टेट इंटेलिजेंस एजेंट की ट्रेनिंग थी। मेजर इकबाल को लश्कर की मिलिट्री ट्रेनिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसने खुद हेडली की एस्पियोनेज स्किल्स को पॉलिश किया। मिशन को फंड करने के लिए मेजर इकबाल ने हेडली को $25,000 कैश दिया। यह फंडिंग इसलिए दी गई थी ताकि हेडली मुंबई में एक लेजिटिमेट बिजनेस फ्रंट ओपन कर सके और उसकी एक्टिविटीज पर किसी को शक ना हो। इस पैसे का यूज करके हेडली ने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की एक कंपनी का ऑफिस मुंबई के टर्डियो एरिया में खोला। यह कंपनी असल में हेडली के बचपन के दोस्त तहव्वुर हुसैन राणा की थी, जो शिकागो में बेस्ड था। राणा को भी हेडली के आईएसआई कनेक्शंस के बारे में जानकारी थी। इस इमिग्रेशन बिजनेस के कवर के पीछे हेडली ने मुंबई शहर की एक्सटेंसिव सर्वेलेंस शुरू कर दी। उसने लोकल एलीट सर्कल्स में अपनी जगह बनाई, अपस्केल जिम्स ज्वाइन किए और पार्टीज अटेंड की। चिराग तले अंधेरा वाली कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को भनक भी नहीं थी कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन उनके सबसे सेंसिटिव लोकेशंस की मैपिंग कर रहा है। हेडली और मेजर इकबाल के बीच कम्युनिकेशंस बहुत सिक्योर तरीके से होते थे। मेजर इकबाल ने अपनी पहचान छुपाने के लिए चौधरी खान नाम से एक फेक ईमेल आईडी बना रखी थी, जिसके जरिए वह हेडली से रिपोर्ट्स रिसीव करता था और इंस्ट्रक्शंस देता था। हेडली कोई ऑर्डिनरी स्काउट नहीं था, वह मेजर इकबाल का सबसे डेडली एसेट बन चुका था, जो इंडिया के दिल पर वार करने की तैयारी कर रहा था। मुंबई में हेडली का मिशन सिर्फ लैंडमार्क को देखना नहीं था, बल्कि एक एक डिटेल को बारीकी से मैप करना था। मेजर इकबाल ने उसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि किन जगहों को टारगेट करना है। हेडली ने 2006 से लेकर 2008 के बीच इंडिया के 5 ट्रिप्स किए और हर ट्रिप के बाद वह अपनी डिटेल्ड फाइंडिंग्स मेजर इकबाल और साजिद मीर को सौंपता था। टारगेट सिलेक्शन में मेजर इकबाल का माइंडसेट बहुत क्लियर और सिनिस्टर था। हेडली की कोर्ट टेस्टिमोनी में यह शॉकिंग रेवलेशन सामने आया
कि मेजर इकबाल ने डेलिबरेटली नरीमन हाउस, जिसे चबर्ड हाउस भी कहा जाता है, उसे टारगेट लिस्ट में शामिल करवाया था। मेजर इकबाल का यह मानना था कि चबर्ड हाउस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का एक फ्रंट ऑफिस है। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन यह आईएसआई की एंटी सेमिटिक और पैरानॉइड मेंटालिटी को दर्शाता है। मेजर इकबाल इस बात से भी काफी अपसेट था कि मुंबई के एयरपोर्ट को फाइनल अटैक लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया। हेडली ने ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, लियोपार्ड कैफे, सीएसटी रेलवे स्टेशन और कामा हॉस्पिटल की एक्सटेंसिव वीडियोग्राफी और जीपीएस मैपिंग की। ताज होटल में तो वह रुका भी था और उसने होटल के एम्प्लॉयज से बातचीत करके अंदर के आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी लूप होल्स को अच्छे से समझ लिया था। हेडली की दी गई इंफॉर्मेशन इतनी प्रिसिस थी कि आईएसआई और लश्कर ने अटैकर्स के लिए ताज होटल का एक फिजिकल मॉडल बनवाया। इस मॉडल का डायरेक्ट सुपरविजन मेजर इकबाल ने किया था, ताकि टेररिस्ट्स को होटल के अंदर के रास्तों का एग्जैक्ट आइडिया हो। टारगेट्स के अलावा एंट्री और एग्जिट राउट्स भी प्लान किए गए। पहले प्लान था कि अटैकर्स नेपाल या बांग्लादेश बॉर्डर से इंडिया में एंटर करेंगे, लेकिन बाद में सी रूट फाइनल किया गया। हेडली ने कफ परेड और मरीन ड्राइव के आसपास कई बोट राइड्स लीं, ताकि वह सेफ लैंडिंग साइट्स आइडेंटिफाई कर सके। सी ऑपरेशन के लिए एक बोट खरीदने के वास्ते भी 25 लाख रुपए की फंडिंग आईएसआई ने ही प्रोवाइड की थी। जब 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 की रात को 10 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स मुंबई के तट पर उतरे, तो वह एक वेल ऑयल्ड मिलिट्री यूनिट की तरह बिहेव कर रहे थे। उन्होंने 166 मासूम लोगों की जान ले ली और सैकड़ों को घायल कर दिया। इस हॉरिफिक कार्नेज के दौरान कराची के मालिर कैंटोनमेंट के पास एक हाईली सिक्योर कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया गया था। यह एरिया पाकिस्तान मिलिट्री और स्पाई एजेंसी का स्ट्रांग होल्ड है। इस कंट्रोल रूम से साजिद मीर और दूसरे हैंडलर्स टेररिस्ट्स को रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। कैप्चर्ड टेररिस्ट अब्बू जंदल ने अपनी इंट्रोगेशन में यह डैमिंग डिस्क्लोजर किया कि इस कंट्रोल रूम में आईएसआई के 2 ऑफिसर्स, जो मेजर रैंक के थे, वो फिजिकली प्रेजेंट थे। वो ऑफिसर्स टेलीविजन पर न्यूज कवरेज देखकर टेररिस्ट्स को बता रहे थे कि पुलिस की मूवमेंट क्या है और हॉस्टेजेस को कब और कैसे मारना है। हेडली की सर्विलांस और मेजर इकबाल की प्लानिंग ने एक ऐसा टेरर अटैक मुमकिन कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह साबित हो गया कि जब इंटेलिजेंस एजेंसीज टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना लेती हैं, तो तबाही का स्केल कितना बड़ा हो सकता है। 26/11 के अटैक्स की सक्सेस के बाद मेजर इकबाल और आईएसआई का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा था। उन्हें लगा कि वो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन अथॉरिटीज को हमेशा धोखा दे सकते हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुआ है, उनकी इन्हीं हरकतों का नतीजा उन्हें जल्द ही भुगतना पड़ने वाला था। मुंबई के बाद उनका अगला टारगेट यूरोप था। डेनमार्क के एक न्यूज़पेपर जलंस पोस्टन ने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स पब्लिश किए थे, जिससे रेडिकल ग्रुप्स में काफी गुस्सा था। इस न्यूज़पेपर के ऑफिस और एम्प्लॉयज को टारगेट करने के लिए एक नया ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसे मिकी माउस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। मेजर इकबाल और साजिद मीर ने हेडली को फिर से एक्टिवेट किया और उसे डेनमार्क जाकर सर्विलांस करने का टास्क दिया। हेडली ने कोपनहेगन जाकर न्यूज़पेपर के ऑफिसेस की वीडियोग्राफी की और अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार करने लगा। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। हेडली की पर्सनल लाइफ बहुत मैसी थी। उसकी कई पत्नियां थीं और उनके आपसी झगड़ों की वजह से हेडली का कवर ब्लो होने लगा। हेडली की एक मोरक्कन वाइफ फाइजा आउटलाहा ने दिसंबर 2007 और अप्रैल 2008 में इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी जाकर ऑफिशियल्स को हेडली की टेररिस्ट एक्टिविटीज और उसके लश्कर कनेक्शंस के बारे में वार्निंग दी थी। उसने स्पेसिफिकली बताया था कि हेडली किसी स्पेशल मिशन पर है। इसके अलावा हेडली की एक कैनेडियन वाइफ ने भी यूएस अथॉरिटीज को उसकी रेडिकलाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म किया था। एक बार लाहौर में अपनी वाइफ के साथ हुए झगड़े के बाद हेडली को 8 दिन के लिए जेल भी हुई थी, लेकिन मेजर इकबाल ने अपनी पावर का यूज करके उसे वहां से आजाद करवा लिया था। इतनी वार्निंग्स के बावजूद यूएस अथॉरिटीज ने टाइम रहते एक्शन नहीं लिया, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक बहुत बड़ा फेलियर था। लेकिन डेनमार्क प्लॉट के दौरान एफबीआई और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी थी। अक्टूबर 2009 में जब हेडली शिकागो के ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला था, तभी उसे अरेस्ट कर लिया गया। हेडली की अरेस्ट ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी।
डेथ पेनल्टी से बचने के लिए हेडली ने इन्वेस्टिगेटर्स के सामने पूरी सच्चाई उगल दी। उसने 15 दिनों तक लगातार इंट्रोगेशन में लश्कर, अलकायदा और सबसे इंपॉर्टेंट आईएसआई के रोल को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। हेडली ने डिटेल में बताया कि कैसे मेजर इकबाल ने उसे $25,000 दिए थे, कैसे उसने टारगेट सेलेक्ट करवाए थे और कैसे चौधरी खान नाम की ईमेल आईडी से कम्युनिकेशंस होते थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने भी हेडली को 34 घंटे तक इंट्रोगेट किया और यह कंफर्म किया कि हेडली को प्राइमरली आईएसआई ने ही रिक्रूट और ट्रेन किया था। हेडली के कन्फेशंस और एविडेंस के बेसिस पर यूएस फेडरल कोर्ट ने साजिद मीर, अब्बू खाफा और मेजर इकबाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स इशू किए। हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ था कि यूएस गवर्नमेंट ने किसी सर्विंग पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर को टेररिज्म के चार्जेस पर ऑफिशियली इंडिक्ट किया हो। हेडली को 35 इयर्स प्रिजन की सजा सुनाई गई। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा मेजर इकबाल के एग्जिस्टेंस को डिनाई किया, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स और टेस्टिमोनीज ने इस शैडो मास्टरमाइंड के असली चेहरे को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया था। खून खराबे और बम धमाकों के शोर में आईएसआई की एक और भयानक साजिश शांति से चल रही थी। ये साजिश थी इकोनॉमिक वॉरफेयर की। मेजर इकबाल और आईएसआई के टॉप ब्रॉस ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि किसी भी देश को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए उसकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना सबसे इफेक्टिव तरीका है। इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने फेक इंडियन करेंसी नोट्स, जिसे शॉर्ट में FICN कहा जाता है, उसका एक मैसिव नेटवर्क तैयार किया। यह कोई ऑर्डिनरी काउंटरफिट ऑपरेशन नहीं था। इन्वेस्टिगेशंस और अरेस्टेड कोरियर्स की रिपोर्ट्स से यह क्लियर हो चुका है कि यह हाई क्वालिटी फेक नोट्स पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी प्रेसेस में प्रिंट किए जाते हैं। कराची का मालिर कैंटोनमेंट, लाहौर और क्वेटा की गवर्नमेंट फैसिलिटीज का इस्तेमाल इन जाली नोटों को छापने के लिए किया जाता रहा है। इन नोट्स की क्वालिटी इतनी प्रीमियम होती है कि पेपर डेंसिटी, वैक्स पिक कोशेंट और सिक्योरिटी थ्रेड बिल्कुल जेन्युइन इंडियन करेंसी से मैच करते हैं। बिना स्पेशलाइज्ड फोरेंसिक इक्विपमेंट के इन नोट्स को पहचानना आम इंसान या बैंकर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस फेक करेंसी को इंडिया में पंप करने के लिए आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी नेटवर्क का भरपूर इस्तेमाल किया। टेररिस्ट्स और क्रिमिनल्स का यह नेक्सस एक वेल एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट सप्लाई चेन की तरह काम करता था। इस ब्लैक मनी को स्मगल करने के लिए स्पेसिफिक रूट्स बनाए गए थे। नेपाल का ओपन बॉर्डर इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट्स के जरिए फेक करेंसी के बड़े कंसाइनमेंट्स काठमांडू लाए जाते थे और वहां से एजेंट्स के जरिए इंडिया में पुश किए जाते थे। 2009 और 2010 के बीच ही काठमांडू में करोड़ों रुपए के FICN सीज किए गए और कई पाकिस्तानी कुरियर्स अरेस्ट हुए। बांग्लादेश में भी एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट को आईएसआई ऑपरेटिव होने और टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होने के चार्ज में एक्सपेल किया गया था। इस इकोनॉमिक जिहाद का पर्पस सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ाना नहीं था। हेडली ने अपनी टेस्टिमोनी में बताया था कि मेजर इकबाल ने खुद उसे इंडिया में अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए FICN प्रोवाइड किया था। यानी इसी फेक मनी से टेररिस्ट्स के वेपन्स खरीदे जाते थे, स्लीपर सेल्स को फंड किया जाता था और लोकल ऑन ऑपरेटिव्स को पे किया जाता था। एक तरह से पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी वॉर की कॉस्ट इंडिया की इकोनॉमी से ही एक्सट्रैक्ट कर रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने इस खतरे को काउंटर करने के लिए कई ड्रास्टिक स्टेप्स लिए। NIA के अंतर्गत टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल बनाया गया और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में अमेंडमेंट करके हाई क्वालिटी फेक करेंसी की स्मगलिंग को लीगली एक टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर किया गया। 2016 की डिमोनेटाइजेशन ड्राइव का भी एक मेजर रीजन इसी हाई क्वालिटी फेक करेंसी के नेटवर्क को तोड़ना था। लेकिन क्रिमिनल नेटवर्क्स बहुत रेजिलिएंट होते हैं। वो लगातार अपने रूट्स और मेथड्स बदलते रहते हैं। मेजर इकबाल ने जिस शैडो इकोनॉमी की नींव रखी थी, वह आज भी इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदली और उसके साथ ही आईएसआई के काम करने का तरीका भी बदल गया। मेजर इकबाल के दौर में टेररिस्ट्स बोट्स और लैंड बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज का टेरर नेटवर्क आसमान से ऑपरेट कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में अब ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का मैसिव इस्तेमाल हो रहा है। यह मॉडर्न वॉरफेयर का वो चेहरा है जहां एनिमी रिमोट कंट्रोल से तबाही फैला रहा है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, स्पेशली पंजाब और जम्मू कश्मीर के एरियाज में ड्रोन साइटिंग्स एक रूटीन बात हो गई है।
ये लो फ्लाइंग ड्रोन्स रेडर्स को इजीली बाईपास कर लेते हैं और रात के अंधेरे में बॉर्डर पार करके इलीगल वेपन्स और हाई ग्रेड नारकोटिक्स इंडियन टेरिटरी में ड्रॉप कर देते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और पंजाब पुलिस ने मिलकर एक बहुत बड़े इंटरनेशनल आर्म्स ट्रैफिकिंग मॉड्यूल को बस्ट किया है, जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान की ISI से था। इस मॉड्यूल से जो वेपन्स रिकवर हुए हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। पुलिस ने एडवांस टर्किश और चाइनीज पिस्टल सीज की हैं, जिनमें एलीट PX 5.7 पिस्टल्स और गॉक 9 मिलीमीटर शामिल हैं। PX 5.7 एक ऐसा वेपन है जो दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस यूज करती हैं। इन मिलिट्री ग्रेड वेपन्स का लोकल क्रिमिनल्स के पास मिलना यह साबित करता है कि ISI अब सिर्फ टेररिस्ट को ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स जैसे लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग्स को भी हथियार सप्लाई कर रही है। यह क्राइम और टेरर का नेक्सस है। नारकोटिक्स बेचकर जो पैसा आता है उसी पैसे से इलीगल आर्म्स खरीदे जाते हैं और गैंगस्टर्स को दिए जाते हैं ताकि इंडिया के अंदर गैंग वॉर्स और इंस्टेबिलिटी फैले। इसके अलावा अफगानिस्तान से US फोर्सेस के वापस जाने के बाद वहां छूटे हुए सोफिस्टिकेटेड हथियारों का जखीरा भी स्मगलिंग रूट्स के जरिए साउथ एशिया में पहुंच रहा है। हाल ही में पहलगाम में हुए एक डेडली टेररिस्ट अटैक में भी इन्हीं M4 कार्बाइन राइफल्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसने कई सिविलियंस की जान ले ली। हथियारों की इस इलीगल सप्लाई लाइन को कायम रखने के लिए टोरखम और टोरा बोरा जैसे पुराने स्मगलिंग रूट्स का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में इस मुद्दे को बहुत स्ट्रांगली उठाया है। इंडिया की एम्बेसडर ने क्लियर शब्दों में इंटरनेशनल कम्युनिटी को वार्न किया है कि कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इलिसिट वेपन्स की सप्लाई कर रहे हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार रेड्स कर रही है और इंटरनेशनल जुडिशियल असिस्टेंस सीक कर रही है ताकि इन हथियारों की सप्लाई चेन के एंड यूजर्स और हैंडलर्स को ट्रेस किया जा सके। मेजर इकबाल जैसे हैंडलर्स ने जिस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की थी वो आज ड्रोन्स, ड्रग कार्टेल्स और लोकल गैंगस्टर्स के साथ मिलकर एक मल्टी डिमेंशनल थ्रेट बन चुका है। पीठ में छुरा घोंपने की यह पाकिस्तानी फितरत अब टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। मेजर इकबाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि टेररिज्म सिर्फ एक बंदूक पकड़े हुए इंसान तक सीमित नहीं है। इसके पीछे वेल ड्रेस्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, फेक करेंसी के कॉर्पोरेट नेटवर्क्स और स्टेट स्पॉन्सरशिप की पूरी ताकत छुपी होती है। डेविड हेडली जैसे डबल एजेंट्स और डी कंपनी जैसे क्राइम सिंडिकेट्स सिर्फ मोहरे हैं। असली मास्टरमाइंड वो इनविजिबल फोर्सेस हैं जो बॉर्डर्स के पार बैठकर यह खूनी खेल खेलते हैं। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज दिन रात इस शैडो वॉर को लड़ रही हैं, लेकिन जब तक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता, ये लड़ाई ऐसे ही नए नए रूपों में हमारे सामने आती रहेगी।